ठीक है, अब हम देखते हैं डीवीटी पढ़ते हैं। देखें, डीवीटी इज़ अ मेजर कॉज ऑफ डेथ, ठीक है ना, एंड प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ होती है ये, ठीक है ना। इट कैन बी प्रिवेंटेड, ठीक है ना। डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है ना। अब ये थ्रोम्बोसिस जो होती है ये इसके मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन? फॉर्मेशन ऑफ एन एबनॉर्मल मास। कहाँ? देखो, थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन किसकी फॉर्मेशन? फॉर्मेशन ऑफ एन एबनॉर्मल मास की फॉर्मेशन। कहाँ फॉर्मेशन? विद इन द वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। विद इन द वेस्कुलर सिस्टम, किसके वेस्कुलर सिस्टम? एक इंसान के वेस्कुलर सिस्टम में, ठीक है ना। अच्छा, ये जो एबनॉर्मल मास है कहाँ से बने, कैसे बनेगा? कैसे, ठीक है। साइंस हमेशा पूछती है कितना, क्या, कैसे। देखो, ये आर्ट्स में क्या होता है, आर्ट्स वाले कहते हैं कि हमें तुमसे प्यार है, लेकिन साइंस ऐसा नहीं कहती। साइंस होती है कम्पैक्ट, ठीक है ना। साइंस इज मोर डिटेल्ड। साइंस पूछती है कितना प्यार है, ठीक है ना। दर्द है, साइंस पूछती है कितना दर्द है। तो यहाँ भी हमने वही सवाल पूछने हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसिस क्या है? फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन? ऑफ एन एबनॉर्मल मास की फॉर्मेशन। कहाँ फॉर्मेशन? विद इन द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग। कैसे फॉर्मेशन? ठीक है, ए फॉर्मेशन फ्रॉम ब्लड कंस्टिट्यूएंट्स इटसेल्फ। यहाँ पे कोई और चीज़ बाहर से डालनी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब व्हेन लोकेशन ऑफ दिस प्रोसेस इज डीप वेन्स, ठीक है ना। अगर लोकेशन डीप वेन्स हो, यानी वेस्कुलर सिस्टम अगर डीप वेन्स हो, तो हम इसको क्या कहते हैं? डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। ठीक है, अब देखें कि जो प्रीडिस्पोजिंग जो फैक्टर्स हैं डीवीटी के क्या हैं। देखो, डीवीटी की डेवलपमेंट के लिए विर्चोव स्ट्राइड का समझना ज़रूरी है, ठीक है। विर्चोव स्ट्राइड से हम डीवीटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अगर इस ट्राइड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? वेनस वॉल इंजरी एक कंपोनेंट इसका, दूसरा कंपोनेंट ब्लड स्टेसिस, ठीक है ना। वेनस वॉल इंजरी, ब्लड स्टेसिस और हाइपर कोएगुलेबिलिटी, हाइपर कोएगुलेबिलिटी, ठीक है ना। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं? ये प्रोमोट करते हैं किसको? डीवीटी को, ठीक है, ठीक है ना। ये मैं नहीं कहता, ये विर्चोव कहता है, ठीक है ना। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं हाइपर कोआगुलेबिलिटी को, ठीक है। हाइपर कोआगुलेबिलिटी, तो हाइपर कोआगुलेबिलिटी देखो, इंक्रीज कोआगुलेशन हो, ठीक है ना। प्रोथ्रोम्बिन म्यूटेशन की वजह से क्या हो सकती है? इंक्रीज कोआगुलेशन, डिक्रीज एंटीकोआगुलेंट्स हो, ठीक है। इंक्रीज कोआगुलेशन, डिक्रीज एंटीकोआगुलेंट्स, कौन कौन से प्रोटीन? CNS, फैक्टर 5 एंड एंटीथ्रोम्बिन 3 की कमी हो, ठीक है। अच्छा, एक्सोजिनस क्लोटिंग फैक्टर्स पेशेंट्स को दिए जाएं, ठीक है। एक्सोजिनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स हो, ठीक है ना। और मलिग्नेंसी, ठीक है ना। ये चीज़ें जो हैं, ये हाइपर कोआगुलेबिलिटी, ये चीज़ें जो है ये क्या करती हैं? हाइपर कोआगुलेबिलिटी का स्टेट क्रिएट करती हैं, याद रखिए, ठीक है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखें। फिर डायरेक्ट वेसल इंजरी, वेन की वॉल इंजरी से क्या क्या हो सकता है? देखो, आईवी कैथेटर्स डायरेक्ट वेसल इंजरी कर सकते हैं, ट्रॉमा हो सकता है जिसमें वेसल वॉल इंजरी हो सकती है, और सर्जरी में वेसल वॉल इंजरी हो सकती है। फिर हमारे पास ब्लड स्टेसिस है, तीसरा कंपोनेंट। देखो, तीसरा कंपोनेंट क्या है? ब्लड स्टेसिस, वेनस वॉल इंजरी और हाइपर कोआगुलेबिलिटी हमने देख लिया, ठीक है। अब ब्लड स्टेसिस कैसे हो सकता है किसी भी पेशेंट में? ठीक है, प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन हो, इससे ब्लड स्टेसिस हो सकता है। अच्छा, प्रेगनेंसी में या अल्लाह ब्लड स्टेसिस हो सकता है पेशेंट्स को। और लिम्ब पैरालिसिस हो, ठीक है, तो ब्लड स्टेसिस हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? अगेन राइट हार्ट फेलियर हो, और ठीक है ना, ओबेसिटी, और उसके बाद लॉन्ग हॉल फ्लाइट, इसमें से भी देखो लॉन्ग हॉल फ्लाइट भी ज़्यादा हो
तो भी आपको पेशेंट को ब्लड स्टेसिस हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखें कि क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस की। ठीक है, स्वेलिंग होगी, ठीक है, लेग की, पेन होगी लेग की, ठीक है, इरिदीमा होगी डेफिनेटली। उसके बाद नंबर 4 डायलेटेड सुपरफिशियल वेन्स होंगी, ये भी सही है, ठीक। क्यों? क्योंकि डीप वेन में ऑब्स्ट्रक्शन है थ्रोम्बोसिस की वजह से, डेफिनेटली डायलेटेड सुपर वेन्स होंगी, सुपरफिशियल वेन्स फिर डायलेट हो जाएंगी, ठीक है। लो ग्रेड फीवर विथ इंक्रीज पल्स होगी, ठीक है। काफ की टेंडरनेस होगी, वेनस गेंग्रीन हो सकती है, ठीक है ना। वेनस गेंग्रीन देखो ऑफन यानी कि इन सर्टेन सर्कमस्टांसिस जो डीवीटी है ना, डीवीटी इट प्रोग्रेसिस, ठीक है, ठीक है ना, डीवीटी प्रोग्रेसिस, या फिर इसको क्या कहते हैं हम, प्रोपगेट्स, डीवीटी प्रोपगेट्स, ठीक है ना। प्रोपगेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोपगेशन ऑफ थ्रोम्बस टर्म यूज़ करते हैं, याद है। नॉट ओनली, अब अच्छा, प्रोपगेट्स टू नॉट ओनली वेनस ट्रंक, ठीक है, तक ही नहीं रहती है, बल्कि ये प्रोपेगेट करती है वेनस कोलेट्रल्स तक, ठीक है ना, वेनस कोलेट्रल्स तक, यानी कि इंटेंस स्वेलिंग होती है इसमें, ठीक है ना, इंटेंस स्वेलिंग और साइनोसिस हो जाती है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर वेनस कोलेट्रल्स वेनस कोलेट्रल्स की बात करें तो क्या होता है, वेनस कोलेट्रल्स की बात करें तो, ठीक है ना, या फिर माइक्रो सर्कुलेशन, यहाँ तक कि आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स तक भी ये प्रोपेगेट करती है ये डीवीटी, ठीक है ना। मैं प्रोपेगेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे केस में फिर, ठीक है ना, जब मेन जो ट्रंक हो ना, अगर मेन ट्रंक को ये डीवीटी इन्वॉल्व करे, ठीक है, यानी मेन ट्रंक को डीवीटी इन्वॉल्व करे तो वहाँ इंटेंस स्वेलिंग आपको नज़र आएगी और पेशेंट साइनोस में ब्लू नज़र आता है ना, ब्लू, ठीक है। इंटेंस स्वेलिंग के साथ पेशेंट साइनोस, अगर क्या इन्वॉल्व हो, मेन ट्रंक, कहाँ गई ये देखो, वेनस ट्रंक इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। और इस कंडीशन को जिसमें ट्रंक इन्वॉल्व होती है तो स्वेलिंग और साइनोसिस होती है, तो इसको हम कहते हैं फ्लेगमासिया सिरुला डोलेंस। इसको हम क्या कहते हैं, ब्लू लेग, क्योंकि इसमें साइनोसिस होती है। अच्छा, ऑल्सो मैंने कहा कि ये एक्सटेंड करती है, प्रोपोगेट करती है टुवर्ड्स वेन्यूल्स, कैपिलरीज, आर्टरियोल्स। इस जगह में जब ये यहाँ तक पहुँचती है डीवीटी, तो स्वेलिंग के साथ साथ वाइट टिंज आता है, वाइट हो जाती है जो एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लेगमेसिया एल्बा डोलेंस, ठीक है ना। एल्बा मतलब वाइट है, ठीक है, जेसिका एल्बा याद है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये सिरुलो प्लाज्मीन याद है, ब्लू सिरुलो प्लाज्मीन, तो ये ब्लू को सिरुलो कहते हैं, ठीक है ना। और ये रेड को, वाइट को क्या कहते हैं, एल्बा, ठीक है ना, कैंडिडा एल्बा एल्बिकेंस, ठीक है। तो ये है फ्लेगमेसिया एल्बा डोलेंस, ठीक है ना। यानी कि मैं आपको चार्ट में बताऊं तो डीवीटी अगर, ठीक है, वेनस ट्रंक पे प्रोपोगेट करे, ठीक है ना, वेनस ट्रंक पे प्रोपोगेट करे तो इसको पेशेंट को क्या होती है, स्वेलिंग प्लस साइनोसिस। इस कंडीशन को पेशेंट की इस कंडीशन को हम कहते हैं फ्लेगमेसिया सिरुला डोलेंस, सिरुला ब्लू। क्यों? साइनोसिस में पेशेंट ब्लू ही हो जाता है ना, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर डीवीटी माइक्रो सर्कुलेशन तक जाए, फॉर एग्जांपल क्या, आर्टरियोल्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज, ठीक है ना, आर्टरियोल्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज, इनमें तो पेशेंट को क्या सिम्टम्स आती हैं, स्वेलिंग प्लस वाइट कलर, ठीक है, वाइट टिंज आता है, ठीक है ना, वाइट होती है, ठीक है, लेग जो है वो वाइट होती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, फ्लेगमेसिया
अल्बा डोलेंस, ठीक है, सही है ना, ये आपने याद रखना है क्लोज, ठीक है। उसके बाद अब हम देखें यहाँ पे दो टेस्ट पढ़ते हैं, एक होमन्स टेस्ट है, एक मोजेस टेस्ट है। याद रखें होमन्स टेस्ट इज़ नो लॉन्गर यूज्ड, ठीक है। इसमें होता क्या था, अगर आप फुट की डॉर्सिफ्लेक्शन करते ना तो सीवियर काफ पेन हो जाता था पेशेंट को, ठीक है। फिर मोजेस टेस्ट में क्या है, मोजेस टेस्ट में टेंडरनेस ओवर द काफ मसल्स जो है ना, टेंडरनेस हम इलिसाइड करते थे काफ मसल्स के ऊपर बाई स्क्वीजिंग। कैसे टेंडरनेस इसलिए इलिसाइड करते थे, कैसे, ठीक है ना, हमेशा सवाल पूछे आपने आपसे, क्यों, क्या, कैसे, ठीक है। स्क्वीजिंग द मसल साइड टू साइड, मसल को अगर आप स्क्वीज करें ना तो टेंडरनेस इलिसिट होती थी, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है इट शुड नॉट बी परफॉर्म बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। मोजेस टेस्ट भी आप परफॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि जो है ना थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क है, इसमें रिस्क नहीं है बट इट इज़ नॉट यूज्ड, ठीक है ना। दोनों के दोनों टेस्ट बस ऐसे ही हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम डीडी की बात करें, फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ डीवीटी क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, ठीक है ना। रप्चर्ड बेकर सिस्ट, रप्चर ऑफ प्लांटर टेंडन, रप्चर ऑफ काफ मसल हीमाटोमा, सॉरी रप्चर ऑफ कह रहा हूँ, काफ मसल हीमाटोमा, ठीक है। इसी तरह सेलुलाइटिस, तो ये सारे के सारे डीडी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की, रप्चर ऑफ बेकर सिस्ट, रप्चर ऑफ प्लांटर टेंडन, काफ मसल हीमाटोमा, सेलुलाइटिस, ठीक है, ठीक है ना। तो इस डीडी को समझने के लिए आप ये देखें कि रप्चर ऑफ बेकर सिस्ट, एक जो मसला है वो ऊपर है, इधर नी के ऊपर, ये नी है ना, एक मसला इधर आ रहा है। अच्छा, दूसरा मसला कहाँ है, रप्चर ऑफ प्लांटर टेंडन, एक मसला पाँव में, प्लांटर इधर आ रहा है, ठीक है। एक मसला ऊपर नी में आ रहा है, एक मसला नीचे आ रहा है प्लांटर टेंडन, और फिर एक मसला बीच में आ रहा है इस जगह में, ये क्या है, हेमाटोमा का ऑफ द काफ मसल्स, और एक मसला फिर सब में आ रहा है, देखो सेलुलाइटिस, यहाँ से पूरी जनरलाइज्ड यहाँ से लेके यहाँ तक सेलुलाइटिस हुई पड़ी है। तो इस तरह आपने याद रखना है, एक मसला इधर, एक मसला बीच में हेमाटोमा, एक मसला इधर रप्चर ऑफ बेकर सिस्ट, और एक मसला फिर ओवरऑल सेलुलाइटिस, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस को इस तरह आपने याद करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस जो हैं, ठीक है ना, जो डीवीटी की डायग्नोसिस और जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की जो डायग्नोसिस है, इसके लिए ठीक है ना, हम क्या करते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस हमें चाहिए होते हैं। क्यों, क्योंकि साइंस जो होते हैं ना, साइंस एंड सिम्टम्स, ये नॉट स्पेसिफिक नहीं होते, ये साइंस एंड सिम्टम्स एंड मे बी लेकिंग हो नहीं भी हो सकते हैं, याद रखो, देखो इनमें साइंस एंड सिम्टम्स नहीं भी होते हैं, मे बी लेकिन लिखा हुआ है, हुए भी तो नॉट स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए हमें क्या चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस, क्यों, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डीवीटी एंड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पीई, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले इन स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस में पहला क्या है, कलर फ्लो डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है ना। तो कलर डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी हैज़ रिप्लेस्ड कन्वेंशनल विनोग्राफी इन द डायग्नोसिस ऑफ डीवीटी, इट इज़ रिप्लेस्ड, डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं इसको, ठीक है, डॉपलर कलर फ्लो डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है ना। इसने क्या किया, इट हैज़ रिप्लेस्ड कन्वेंशनल विनोग्राफी इन द डायग्नोसिस ऑफ डीवीटी, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया, और ये नॉन इन्वेसिव भी है, इसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इट इज़ नॉन इन्वेसिव एंड एज एक्यूरेट एज विनोग्राफी, विनोग्राफी जैसी ही एक्यूरेसी इसमें होती है, इसलिए अगर एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट एज एक्यूरेट एज है तो फिर जो है इन्वेसिव टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। इफ़ डायग्नोसिस इज़ अनसर्टेन और डाउटफुल, ठीक है ना, अनसर्टेन डायग्नोसिस हो, अनसर्टेन डायग्नोसिस हो, तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि कलर फ्लो डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड से हमें डायग्नोसिस का पता ना चले। देखो, ये भी एक बात है कि हमेशा कलर फ्लो डॉपलर आपको डीवीटी की डायग्नोसिस नहीं दे पाएगा 100%, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जिसमें हमें डायग्नोसिस हमारी अनसर्टेन और डाउटफुल रहती है, ऐसे केसेस में हम मैग्नेटिक रेजोनेंस विनोग्राफी
या फिर सीटी वेनोग्राफी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये टेस्ट हो गए, कितने टेस्ट हो गए, एमआर वेनोग्राफी, सीटी वेनोग्राफी, कलर फ्लो डॉपलर डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी। फिर हमारे पास 1 2 3 और फिर चौथा क्या है, चौथा ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट जो है देखो, अगर इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड कॉजेज हों, किसके किसके इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड कॉजेज, हाइपर कोगुलेबिलिटी के, हाइपर कोगुलेबिलिटी के इनहेरिटेड और एक्वायर्ड कॉजेज हों, फॉर एग्जांपल एंटीथ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसी, प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस डेफिशिएंसी, फैक्टर वी लेडन। ठीक है ना। इन केसेस में हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, और ब्लड टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। अब मैनेजमेंट की बात करें, देखो ट्रीटमेंट 2 तरह की है, मेडिकल ट्रीटमेंट है और सर्जिकल ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है ना। मेडिकल ट्रीटमेंट में आपने क्या रखना है, मेडिकल ट्रीटमेंट का गोल क्या है, गोल ये होता है कि द गोल ऑफ मेडिकल थेरेपी फॉर डीवीटी इज़ टू प्रिवेंट द एक्सटेंशन ऑफ द थ्रोम्बस। इसमें हमने क्या करना होता है, प्रिवेंशन करनी होती है। किसकी प्रिवेंशन, एक्सटेंशन ऑफ द थ्रोम्बस की। फिर हमें प्रिवेंशन करनी होती है किसकी, टू प्रिवेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म को हमने प्रिवेंट करना होता है। देखो एक वॉल है, उसमें थ्रोम्बस बना, ये किसी भी टाइम टूट के एम्बोलस बन सकता है। ठीक है ना, ये बुझा सकता है लंग्स में। ठीक है। और फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए हमने क्या करना होता है, हमने रिकरेंस को रोकना होता है, एक्सटेंशन ऑफ द थ्रोम्बस को रोकना होता है, यानी इधर ही एक्सटेंशन ऑफ द थ्रोम्बस को रोकना होता है। फिर ये टूट के एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म ना कराए, इसको रोकना होता है, और रिकरेंस को रोकना होता है। साथ साथ फिर क्या करना होता है, टू द डेवलपमेंट ऑफ लेट कॉम्प्लिकेशन सच एज पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इनको हमने रोकना होता है। ठीक है। फिर पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम्स, इनसे अपने पेशेंट को बचाना होता है। ये सारे मकासद होते हैं हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना। कोई पूछे कि व्हाट आर द लेट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डीवीटी, तो आपने 2 चीज़ों के नाम बताने हैं, एक पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम, 2 पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये दोनों लेट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डीवीटी हैं, और मेडिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए हम लेट कॉम्प्लिकेशंस को भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखें कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट इट हैज़ गुड आउटकम्स और इट हैज़ पुअर आउटकम्स। ठीक है। देखो गुड आउटकम्स कहाँ कहाँ इसके गुड आउटकम्स है मेडिकल ट्रीटमेंट के, जब उधर डिस्टल डीवीटी हो। ठीक है ना, डिस्टल डीवीटी। ठीक है ना। फेमोरो डिस्टल डीवीटी, देखो डीवीटी 2 तरह की है, डीवीटी 2 तरह की है, एक डिस्टल, एक प्रोक्सिमल। ठीक है, एक डिस्टल है और एक प्रोक्सिमल। डिस्टल क्या मतलब, फेमोरो पोप्लिटियल, डिस्टल है ना ये लेग की तरफ, प्रोक्सिमल इलियो फेमोरल डीवीटी, इसको प्रोक्सिमल कहते हैं। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है इट हैज़ गुड आउटकम इन डिस्टल डीवीटी फेमोरोपोप्लिटियल। ठीक है। और इट हैज़ पुअर आउटकम इन प्रोक्सिमल डीवीटी। ठीक है, यानी कि इलियो फेमोरल में। ठीक है। फेमोरोपोप्लिटियल में ये अच्छा आउटकम दिखा रही है मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है ना। अच्छा, इनिशियल ट्रीटमेंट जो है हम क्या करते हैं, ठीक है, इनिशियल ट्रीटमेंट में जो है हम क्या करते हैं, अचीव करने की कोशिश करते हैं क्या, एक थेरापीटिक डोज किसकी, देखो अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन की, या फिर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन की, अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन, लो मॉलिक्यूलर हेपेरिन की, या फिर फंडोपेरिनॉक्स की। ठीक है ना। यहाँ पे आप थोड़ा सा हेपेरिन देख लें और फंडोपेरिनॉक्स भी देख लें। ठीक है ना, ये आप लिंक टू कर लें। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, हमने एक थेरापेटिक डोज अचीव करनी होती है इनमें से किसी भी एक ड्रग की। ठीक है, यहाँ पे बीच में और लिखा हुआ है। ठीक है ना, और लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन है इट हैज़ एडवांटेजेस और अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन हैज़ एडवांटेजेस और अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन, दैट्स व्हाई इट इज़ रिकमेंडेड। ठीक है ना, इट इज़ रिकमेंडेड, कहाँ रिकमेंडेड, इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट डीवीटी, रिकमेंडेड इन एक्यूट डीवीटी।
50, ठीक है। ऑल्सो याद रखें, ठीक है ना। अब याद रखो कि जो लो मॉलिक्यूलर हेपरिन है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है, ये किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट होता है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन ये किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट होता है, ठीक है ना। किडनीज के थ्रू ये एक्सक्रीट होता है, इसीलिए अब जो चीज़ किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती है वो किडनीज को ठीक है डैमेज भी कर सकती है। और एक्सक्रीट होने के लिए एक अच्छा रीनल फंक्शन होना लाजमी है। तो अगर किसी बंदे के किडनी फेल है, सही किडनी नहीं है, रीनल फेलियर है, तो हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन उसको नहीं देते। ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं, हम अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन देते हैं। इट इज़ प्रेफर्ड इन पेशेंट्स विद सीवियर रेनल फेलियर नॉट एक्सक्रीटेड थ्रू किडनीज। याद रखो, अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन इज नॉट एक्सक्रीटेड थ्रू किडनीज। अच्छा याद रखें, यहाँ पे वर्ड सीवियर लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे वर्ड सीवियर लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि थोड़े से भी इससे रीनल फंक्शन डिरेंज हो तो आप हेपेरिन बंद कर दो, सही है। अब ये हेपेरिन है, ये हम देते कैसे हैं, ठीक है ना। हम ये सवाल है, हम देते कैसे देते हैं। हेपेरिन इज़ गिवन विथ वारफेरिन इनिशियली, ठीक है ना, इनिशियली गिवन विथ वारफेरिन, और फिर क्या स्टॉप किया जाता है 4 से 5 दिन कम से कम, ठीक है ना, 4 से 5 दिन के बाद। इस पॉइंट पे जब हम हेपरिन स्टॉप कर चुके होते हैं, इस पॉइंट पे आपने INR कराना होता है, ठीक है ना। आपने INR डेफिनेटली कराना होता है, और आपका INR आना चाहिए 2 to 3 होना चाहिए INR, ठीक है। हाँ ठीक है ना, यही थेरेप्यूटिक रेंज है, ठीक है ना। अच्छा, दिस ओवरलैप इज एसेंशियल बिकॉज ऑफ स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ वारफेरिन, ठीक है ना। अगेन मैं बताता हूँ कि इनिशियली वारफेरिन को आप हेपेरिन को आप वारफेरिन के साथ देंगे, फिर 4 से 5 दिन में आप कम से कम इसको स्टॉप करेंगे। इस टाइम आप PT-INR कराएंगे। PT-INR कराने के बाद आप देखेंगे कि इसका इट शुड बी 2 to 3। ये जो ओवरलैप है ना, ये ओवरलैप इट इज़ एसेंशियल, ठीक है ना, because of a slow onset of warfarin. This overlap is essential because of a slow onset of warfarin. याद रखो, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डोज ऑफ हेपरिन इज मॉनिटर्ड वाया APTT एंड डोज ऑफ वारफेरिन इज वाया INR, ठीक है ना। तो ये अक्सर लोगों को भूल जाता है, तो आप याद रखें रीन, ये देखो रीन, इसमें INR है ना, ठीक है ना। तो वारफेरिन की डोज हम क्या करते हैं, वारफेरिन की डोज अगर INR को RIN पढ़े रीन होता है ना, तो वारफेरिन, ठीक है। तो वारफेरिन की डोज को हम कैसे मॉनिटर करते हैं, INR के ज़रिए, ठीक है ना। फिर आपने ये बात भी ये ज़रूर याद रखनी है कि जो अगर आप ट्रीटमेंट विथ हेपरिन और वारफेरिन की वजह से ये जो क्लॉट है ये रिजॉल्व नहीं होता, याद रखो, ये क्लॉट रिजॉल्व नहीं होता इनके ट्रीटमेंट की वजह से। बट ये ज़रूर होता है कि हम पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म से बचा सकते हैं। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो MCQ भी आता है ये कि हम डिक्रीज़ करते हैं प्रोपोगेशन ऑफ द क्लॉट या प्रोपोगेशन ऑफ द थ्रोम्बस को, ठीक है ना। हम कम करते हैं प्रोपोगेशन ऑफ द थ्रोम्बस को इस ट्रीटमेंट के ज़रिए, और हम कम करते हैं किसको, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को, ठीक है, रिस्क ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म को, यानी कि क्लॉट जो बना हो उसको हम रिजॉल्व नहीं करते हेपरिन और वारफेरिन की ट्रीटमेंट से, ठीक है ना। अब ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए मेडिकल ट्रीटमेंट की, द ड्यूरेशन ऑफ किसकी, एंटीकोआगुलेंट थेरेपी की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखें, इंडिकेशन के हिसाब से हम ड्यूरेशन बताते हैं, ठीक है। तो अगर तो फर्स्ट वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का इवेंट है विथ रिवर्सिबल रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ट्रॉमा हो गया, सर्जरी हो गया, एस्ट्रोजन यूज़ हो गया, और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिएंट इमोबिलाइजेशन हो गया। ये रिवर्सिबल रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको हम रिवर्स कर सकते हैं ना, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है फर्स्ट VTE इवेंट विथ रिवर्सिबल रिस्क फैक्टर्स है, तो हम 3 से लेके 6 महीने तक हम क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एंटी कोआगुलेंट थेरेपी, ठीक है।
हमारी कितनी रहेगी, 3 से 6 महीने की। अगर फर्स्ट इडियोपैथिक वीटी इवेंट है, अगर फर्स्ट इडियोपैथिक वीटी इवेंट है तो ग्रेटर देन 6 महीने हमारी एंटीकोगुलेंट थेरेपी रहेगी। ठीक है। अगर रिकरेंट वीटीई है और फर्स्ट वीटीई विथ इरिवर्सिबल रिस्क फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल कोई इरिवर्सिबल कैंसर है या फिर हाइपर कोआगुलेबल स्टेट है, तो ये इरिवर्सिबल रिस्क फैक्टर्स में आते हैं, तो हम 12 महीने से लेके लाइफ टाइम तक हम या एंटीकोआगुलेशन थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ड्यूरेशन है, ठीक है ना, ड्यूरेशन है हमारी किसकी, एंटीकोआगुलेशन थेरेपी की। ठीक है। ठीक है ना। अब देखिए थ्रोम्बोलिसिस हम उस वक्त करते हैं जब डीवीटी जो है वो मैसिव हो। ठीक है। मैसिव डीवीटी में हम थ्रोम्बोलिसिस करते हैं। ठीक है ना। ऐसी डीवीटी जो कि जाके फिर फ्लेगमेसिया सीरुलर डोलेंस कराती है, इसमें हम थ्रोम्बोलिसिस करते हैं। ठीक है ना। जिसकी ऐसी डीवीटी जिसकी वजह से लिम्ब को लिम्ब थ्रेटन्ड होता है, रिस्क पे होता है, पूरा लिम्ब लॉस हो सकता है। ठीक है ना। और ठीक है, ऐसी डीवीटी जो एक्सटेंसिव हो और फिर प्रॉक्सिमल डीवीटी हो, यानी कि इलियोफेमोरल डीवीटी। मैंने कहा था ना कि डीवीटी 2 तरह की होती है, एक होती है प्रॉक्सिमल, एक होती है डिस्टल। ठीक है ना। तो इस केसेस में ऐसी डीवीटी में हम क्या करते हैं, थ्रोम्बोलिसिस करते हैं। ठीक है ना। अब हम थ्रोम्बोलिसिस किससे करते हैं, किससे हम थ्रोम्बोलिसिस करते हैं, तो हमारे पास उसके लिए एंटी थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स कौन कौन से हैं, फिर हमारे पास है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, इसको हम ठीक है ना टीपीए बोलते हैं। ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, टीपीए। फिर हमारे पास है स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस है हमारे पास। इसमें कैसे करना होता है, ठीक है ना, थ्रोम्बोलिसिस हम कैसे करते हैं, किससे करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। कैसे करते हैं ये हमें एक यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है। ठीक है। देखो तो कैसे करते हैं, ठीक है, तो कैसे करते हैं, कैथेटर होता है, ठीक है, उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं कहाँ, वेन में। वेन के अंदर हम कैथेटर डालते हैं। कैसे डालते हैं, अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस। ठीक है ना। तो ये फ्लोरोस्कोपी आपने देखा होगा, फ्लोरोस्कोपी डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स में बाहर बहुत सारे टेस्ट, एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, ईसीजी के साथ एक होता है फ्लोरोस्कोपी भी लिखा होता है। तो यहाँ पे हम उसकी मदद लेते हैं फ्लोरोस्कोपी की। फिर हम क्या करते हैं, फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस के अंदर कैथेटर डाल के थ्रोम्बोलिटिक जो एजेंट है उसको हम इन्फ्यूज़ करते हैं डायरेक्टली इनटू द थ्रोम्बस। ठीक है ना। इसी तरह थ्रोम्बोलिसिस हो जाती है। ठीक है ना। ठीक है ना। यानी कि अगेन देखें, कैथेटर डाला हमने वेन में, कैसे डाला, अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस। फिर क्या किया, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट को इन्फ्यूज़ किया। ठीक है ना। और कहाँ इन्फ्यूज़ किया, डायरेक्टली इनटू द थ्रोम्बस, ओवर द थ्रोम्बस, और इसकी वजह से थ्रोम्बोलिसिस हो जाती है। ठीक है ना। देखो नेक्स्ट है हमारे पास सर्जिकल थ्रोम्बेक्टमी, यानी कि किसी वेन में थ्रोम्बस है तो हम उसको सर्जिकली कैसे रिमूव कर सकते हैं। देखो दिस प्रोसीजर सर्जिकल थ्रोम्बेक्टमी इज़ द ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट फॉर जो इलियोफेमोरल डीवीटी है। ठीक है ना। एक्सटेंसिव इलियोफेमोरल डीवीटी के लिए ये ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है सर्जिकल थ्रोम्बेक्टमी। ठीक है ना। ये एक्सटेंसिव इलियोफेमोरल डीवीटी के लिए। ठीक है। और देखो इसको सर्जिकल थ्रोम्बेक्टमी कैन बी इंडिकेटेड इफ फैसिलिटीज ऑफ आईवी थ्रोम्बोलिसिस आर नॉट अवेलेबल। फॉर एग्जांपल फ्लोरोस्कोपी अवेलेबल नहीं है। आपको याद है ना कि हमने फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस के थ्रू ही कैथेटर डाला था जब हमने लास्ट टाइम थ्रोम्बोसिस पढ़ी थी। तो इसीलिए अगर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो हम सर्जिकल थ्रोम्बेक्टमी इंडिकेट कर सकते हैं पेशेंट को। ठीक है। अच्छा, उसके बाद याद रखें कि जो सर्जिकल थ्रोम्बेक्टमी है जो है ये हम किन पेशेंट्स में, देखो इट इज़ इंडिकेटेड इन, एक तो ये बात ये हुई कि अगर तो फ्लोरोस्कोपी वगैरह या कैथेटर या थ्रोम्बोलिसिस के तरीके आप फैसिलिटी नहीं है तो आप इंडिकेट करते हैं। दूसरा, इन पेशेंट्स विथ इनथ्रेटेंड वेनस गैंग्रीन हो तो हम सर्जिकल थ्रोम्बेक्टमी करते हैं। फ्लेगमासिया सीरुलर डोलेंस जो बना हो, ठीक है, लार्ज वेनस ट्रंक जब इन्वॉल्व करता है, और स्पेशली इलियोफेमोरल डीवीटी हो। ठीक है ना। तो इन जगहों में हम सर्जिकल थ्रोम्बेक्टमी करते हैं। कैसे करते हैं ये यहाँ पे बताया हुआ नहीं है। ठीक है।
ठीक है ना। फिर हमारे पास वेनस स्टेंटिंग का प्रोसीजर है। वेनस स्टेंटिंग देखो, अगर इलियक वेन स्टेनोसिस हो, ठीक है ना, इलियक वेन स्टेनोसिस हो तो हम वेनस स्टेंटिंग यूज़ कर सकते हैं थ्रोम्बोलिसिस करने के बाद। ठीक है ना, एक बार हम थ्रोम्बोलिसिस करेंगे, उसके इलियक वेन स्टेनोसिस है तो उसके बाद हम वेनस स्टेंटिंग करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, जो देखो, जो थ्रोम्बाई हैं, कुछ थ्रोम्बाई कैन बी कंप्रेस्ड बाय स्टेंटिंग अलोइंग द वेनस लुमेन टू ओपन। देखो, अगर यहाँ पे थ्रोम्बाई हैं तो हम अगर स्टेंट डालें अंदर तो इसको कंप्रेस किया जा सकता है, थ्रोम्बस को, ये कह रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है। इट इज़ यूजफुल इन मलिग्नेंट कॉज ऑफ वेनस ऑब्स्ट्रक्शन। सही है। ठीक है ना। बस वेनस स्टेंटिंग के बारे में ये दो बातें लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद देखो, प्रिवेंशन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म कैसे कर सकते हैं। लेकिन प्रिवेंशन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म से पहले मैं आपको एक चार्ट बना देता हूँ। ठीक है ना, ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस का। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे डीवीटी के ऑप्शन है। सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट, उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट। ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट में देखो, हेपरिन और फंडापोलिनॉक्स। हेपरिन के अंदर फिर अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन, लो मोलिकुलर वेट हेपरिन। सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर थ्रोम्बोलिसिस और सर्जिकल थ्रोम्बेक्टमी और वेनस स्टेंडिंग। थ्रोम्बोलिसिस, सर्जिकल थ्रोम्बेक्टमी और वेनस स्टेंडिंग, ये डीवीटी की ट्रीटमेंट चार्ट हो गया। ठीक है। ठीक है ना। अब देखिए, प्रिवेंशन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलाइजेशन। ठीक है ना। देखो, पल्मोनरी जो एम्बोलाइजेशन है, इट कैन अकर डिस्पाइट एसीटी। ठीक है ना, एंटीकोगुलेशन थेरेपी के बावजूद पल्मोनरी एम्बोलाइजेशन हो सकती है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन्फीरियर वेना केवा फिल्टर्स लगा सकते हैं। ठीक है। ठीक है ना। अब इन्फीरियर वेना केवा फिल्टर्स जो हैं, ये करते क्या है। देखो, ये इन्फीरियर वेना केवा है, यहाँ पे राइट एट्रियम है। ठीक है ना, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, इस तरह हार्ट है ना, तो ये यहाँ से ब्लड आएगा तो यहाँ से ऐसे आके पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा ना, पल्मोनरी आर्टरी में। तो जब थ्रोम्बस ऐसे आता है, एम्बुलस ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाके फिर ये पल्मोनरी आर्टरी को ओक्लूड कर देता है। ठीक है। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे अगर इस तरह फिल्टर लगा देंगे तो ये एम्बुलेंस इधर ही पकड़ा जाता है और आगे जाने नहीं देती इसको। ठीक है। इट ट्रेप्स लार्ज थ्रोम्बाई इन इट्स वायर्स एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ओक्लूडिंग पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है ना। तो देखो, इन्फीरियर वेना केवा फिल्टर्स की इंडिकेशन क्या है। इंडिकेशन यही है कि इससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो हम बचा सकते हैं पेशेंट। ठीक है ना, बचा सकते हैं पेशेंट को। किस केस में, 3 केसेस हैं। नंबर 1 केस, व्हेन एंटीकोगुलेशन थेरेपी इज कंट्राइंडिकेटेड, ई.जी. इंट्राक्रैनियल हिमरेज वगैरह में, तो हम इन्फीरियर वेना केवा फिल्टर लगा देते हैं, हम एंटीकोगुलेशन थेरेपी नहीं करते क्योंकि उससे तो मरीज की जान जा सकती है, इंट्राक्रैनियल हिमरेज हो रहा है। नंबर 2, व्हेन एंटीकोगुलेंट थेरेपी इज इनइफेक्टिव, जब काम की नहीं हो, जब असर नहीं हो रहा हो, तो भी हम इन्फीरियर वेना केवा फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। या नंबर 3, व्हेन देयर इज रिकरेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, आप एंटीकोगुलेशन थेरेपी तो यूज़ कर रहे हैं, पेशेंट थोड़ा ठीक होता है, फिर दोबारा एम्बोलिज्म बन रहा है, फिर दोबारा ठीक है, तो इसकी वजह से ठीक है ना। तो ये 3 इसमें, इस केस में भी हम क्या करते हैं, इन्फीरियर वेना केवा फिल्टर यूज़ करते हैं। तो 3 केसेस हैं। जब जब इसको ऐसे याद रख, जब एंटीकोगुलेशन थेरेपी इनइफेक्टिव हो, जब एंटीकोगुलेशन थेरेपी के बाद भी रिकरेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रही हो। ठीक है। और जब एंटीकोगुलेशन थेरेपी कंट्रा इंडिकेटेड हो, इन केस ऑफ इंट्राक्रैनियल हेमरेज, तो हम ये आईवीसी फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 इंडिकेशंस हैं आईवीसी फिल्टर के, आपने याद रखने हैं। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है ना। देखो, अब डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस के बारे में बात करते हैं। देखिए, कोई भी पेशेंट ठीक है ना, जो सर्जिकल वार्ड में एडमिट होता है, सर्जिकल वार्ड में, इनकी हम ग्रेडिंग करेंगे। ठीक है ना। कौन से ग्रेड्स हम इनको देंगे। ठीक है। एक हम देंगे लो ग्रेड, लो रिस्क, एक हम देंगे मॉडरेट ग्रेड, मॉडरेट रिस्क, एक हम देंगे हाई रिस्क या हाई ग्रेड। किस चीज़ के ग्रेड यार, हाई रिस्क फॉर क्या, हाई रिस्क फॉर
DVT, डेवलपमेंट ऑफ DVT के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ DVT के लिए लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क में हम इन पेशेंट्स को ग्रेडिंग करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, हाई रिस्क और जो मॉडरेट रिस्क, ये दो पेशेंट्स हैं, हाई रिस्क और मॉडरेट, इनको हम कंसिडर करेंगे एंटीकोगुलेशन थेरेपी के लिए, ठीक है, ठीक है ना। अब हम एक एक करके लो रिस्क पे नज़र डालेंगे, देखेंगे लो रिस्क पेशेंट्स कौन कौन से हैं, मॉडरेट रिस्क कौन कौन से हैं और हाई रिस्क कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो लो रिस्क की बात की जाए तो माइनर सर्जरी लेस देन 30 मिनट्स, एनी एज एंड नो रिस्क फैक्टर। नंबर 1, लो रिस्क में क्या है, अगर माइनर सर्जरी हो, यानी कि लेस देन 30 मिनट्स की सर्जरी हो, और साथ साथ में कोई सी भी एज का पेशेंट हो और कोई आसपास रिस्क फैक्टर भी नहीं हो, तो इस पेशेंट को हम लो रिस्क पेशेंट कहेंगे। उसके बाद मेजर सर्जरी हो और ग्रेटर देन 30 मिनट्स की हो और एज लेस देन 40 ईयर्स हो, नो रिस्क फैक्टर्स हो, तो भी हम इस पेशेंट को लो रिस्क पेशेंट कहेंगे, ठीक है ना। देखो एज का बहुत रोल है इसमें, देखो लेस देन 30 मिनट्स, लेस देन ग्रेटर मिनट्स, लेकिन टाइम थोड़ा इसमें ज़्यादा है, ठीक है। नहीं, इसमें एनी एज, इसमें एज लेस देन 40 ईयर्स, लेकिन टाइम इसमें देखो मेजर सर्जरी में थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। फिर मॉडरेट रिस्क हम क्या किसको कहते हैं, देखो मॉडरेट रिस्क की बात करें तो मेजर सर्जरी हो रही हो जिसकी, और एज ग्रेटर देन 40 ईयर्स हो और अदर रिस्क फैक्टर्स भी मौजूद हों पेशेंट में, तो इसको हम मॉडरेट रिस्क पेशेंट कहेंगे। उसके बाद मेजर मेडिकल इलनेस के साथ, यानी कि हार्ट, लंग्स, कैंसर के साथ फिर सर्जरी में भी वो पेशेंट आ जाए, तो हम इसको मेजर मॉडरेट रिस्क में करेंगे, ठीक है, शामिल करेंगे। इसी तरह माइनर सर्जरी हो, माइनर सर्जरी हो रही हो पेशेंट की, और पेशेंट प्रीवियस DVT वाला हो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाला हो या थ्रोम्बोफिलिया के साथ हो, तो ये पेशेंट भी मॉडरेट रिस्क में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। फिर हाई रिस्क फॉर DVT क्या है, देखो अगर तो मेजर ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो रही हो, ह्यूमरस फ्रैक्चर, फीमरल फ्रैक्चर, ठीक है। देखो वो याद है वो पेशेंट जिसका हम चेस्ट ट्यूब डालने गए थे, हमें बुलाया था, ठीक है, वो DVT के लिए हाई रिस्क पेशेंट था और ऑन टेबल डेथ हुई थी उसकी। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मेजर एब्डोमिनल या पेल्विक सर्जरी हो फॉर किसके लिए, किसी भी कैंसर के लिए, तो भी पेशेंट हाई रिस्क में आता है। मेजर सर्जरी हो रही हो एंड प्रीवियस DVT, प्रीवियस PE और थ्रोम्बोफिलिया के साथ, तो भी ये हाई रिस्क में आता है पेशेंट। और फिर लोअर लिम्ब पैरालिसिस के साथ पेशेंट और मेजर लिम्ब एम्पुटेशन के साथ पेशेंट हो, ठीक है ना, तो ये हाई रिस्क पेशेंट्स कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप चीज़ें कंपेयर करने से आपको अच्छी समझ में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखें, DVT प्रीवियस, PE प्रीवियस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म प्रीवियस और थ्रोम्बोफिलिया प्रीवियस, साथ में मेजर सर्जरी हो तो वो हाई रिस्क है। इन तीनों चीज़ों के साथ अगर माइनर सर्जरी हो तो वो मॉडरेट रिस्क में आ जाता है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह आप कंपेयर करके ये चीज़ें बनाएं, ठीक है। अब देखो जो प्रोफाइलेक्टिक मेथड्स हैं ये कितने किस्म के हैं, देखो मैकेनिकल मेथड्स हैं, ठीक है, और दूसरा है फार्माकोलॉजिकल मेथड्स है, ठीक है। मैकेनिकल मेथड्स, फार्माकोलॉजिकल मेथड्स हैं। प्रोफाइलेक्सिस फॉर लो रिस्क जो पेशेंट्स हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, इसको हम थ्रू मैकेनिकल मेथड्स देते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल मेथड्स क्या हैं, ठीक है ना, ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग्स हो गए, एक्सटर्नल न्यूमेटिक कंप्रेशन हो गई, और या फिर अर्ली मोबिलाइजेशन, ये एक मैकेनिकल मेथड है, मैकेनिकल मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं किस में, लो रिस्क पेशेंट्स में, ठीक है, लो रिस्क पेशेंट्स में ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फिर फार्माकोलॉजिकल मेथड्स हैं, फार्माकोलॉजिकल मेथड्स फिर हम हाई, मॉडरेट और हाई रिस्क पेशेंट्स में यूज़ करते हैं फार्माकोलॉजिकल मेथड्स, ठीक है ना। हमने क्या कहा, मैकेनिकल मेथड्स लो रिस्क में,
फार्माकोलॉजिकल मेथड्स हाई रिस्क और मॉडरेट रिस्क में हम यूज़ करते हैं। कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल मेथड्स? अल्ट्रा अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन, जो कि पास्ट में यूज़ की जाती थी, लो डोज अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन, लेकिन नाउअडेज हम यूज़ करते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन को ही, ठीक है ना। तो अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन और वारफेरिन आर रेयरली यूज्ड फॉर प्रोफाइलेक्सिस नाउ, ठीक है ना। तो प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन यूज़ नहीं करते, वारफेरिन यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। देखो जो मैकेनिकल जो मेथड्स हैं और फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइलेक्टिक मेथड्स हैं, इनका एक कॉम्बिनेशन करके यूज़ करना चाहिए, स्पेशली किन में, हाई रिस्क पेशेंट्स में, ठीक है ना। डेफिनेटली एक तरफ आप मैकेनिकल एक कंपोनेंट टच करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन, न्यूमेटिक कंप्रेशन, अर्ली मोबिलाइजेशन या फिर कंप्रेशन स्टॉकिंग, साथ साथ में आप लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देते हैं, तो ये कितनी अच्छी बात होगी हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए, ठीक है। ठीक है ना। देखो जो एडवांटेजेस ऑफ लो मॉलिक्यूलर हेपरिन ओवर अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इट इज़ ग्रेटर बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन हैज़ ग्रेटर बायो अवेलेबिलिटी एज कम्पेयर टू अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन। प्रिडिक्टिबिलिटी एंड डोज डिपेंडेंट प्लाज्मा लेवल होता है किसका, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन का। लेस रिस्क ऑफ ब्लीडिंग मिलती है किसके साथ, हमें लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के साथ। लोअर मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के साथ हमें लोअर इंसिडेंस ऑफ हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मिलता है, ठीक है ना। इसी तरह लो रिस्क ऑफ हेपरिन इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस मिलता है हमें, और नो नीड फॉर लैब मॉनिटरिंग किसके साथ, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के साथ आपको नो नीड फॉर लैब मॉनिटरिंग। जबकि हेपरिन के साथ आप देखो ना वो करते रहते हो, क्या कहते हैं उसको, APTT करते रहते हो। इसी तरह ड्यूरेशन ऑफ एंटीकोगुलेटिंग इफेक्ट इज़ लॉन्गर, ठीक है ना, विथ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन परमिटिंग वंस और BD डोज, इसमें वंस डोज आप BD डोज देते हैं, ठीक है ना, डेली। तो ये बहुत से फ़ायदे हैं लो मॉलिक्यूलर हेपरिन के, आप देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। ये सारे के सारे लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के फ़ायदे हैं।